प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जानकारी के अभाव में प्रश्न जो है गलत होने की संभावना रहती है। तो आइए अच्छे तरीके से समझते हैं। नंबर 1, संज्ञा अर्थ संबंधी भूलें। तो जब वाक्य के अंतर्गत जब संज्ञा के अर्थ संबंधी भूलें होती हैं तो उस अशुद्धि के कारण जो आपका प्रश्न है वो गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे राम कम ज्ञानी है। तो यहाँ पर जब हमने ये वाक्य देखा और इस वाक्य को जब हमने पढ़ा तो इसमें एक जो संप्रेषण का भाव स्पष्ट रूप से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर जो कम है, कम के पर्यायवाची जैसे थोड़ा, अल्प, न्यून आदि। जब इस वाक्य के अंतर्गत हमने देखा ये जो है कम शब्द का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर जो संज्ञा संबंधी अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से संप्रेषणी नहीं हो रहा। जब इसी जगह हम जो पर्याय के रूप में अल्प शब्द को रख देंगे और उसके बाद पढ़ेंगे राम अल्प ज्ञानी है, तो यहाँ पर जो संप्रेषण की स्पष्टता झलक आ रही। तो यहाँ पर हमने इस अशुद्धि को दूर किया। इसी तरीके से मोहन बड़े कार्य का आदमी है, ये वाक्य लिया। तो इस वाक्य के अंतर्गत हमने देखा तो ये भी जो है अप्रभावी लग रहा है। यहाँ पर भी जो संज्ञा संबंधी, संज्ञा के अर्थ संबंधी जो भूल है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसको भी सही तरीके से समझने के लिए जो कार्य के पर्यायवाची हैं, कार्य, काम, काज, तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर जो इसका जो स्पष्ट अर्थ देने वाला शब्द रख देंगे काम, जब काम शब्द को इस वाक्य के अंतर्गत हमने रख दिया, उसके बाद वाक्य को हमने पढ़ा मोहन बड़े काम का आदमी है, तो वाक्य स्पष्ट हो गया। इसी तरीके से जो भूलें हो जाती हैं इन्हीं के अभाव में आपका प्रश्न गलत हो जाता है। अब जैसे रमेश के साथ उसकी महिला आई, तो इस वाक्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्पष्टता नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो भूल हो रही है वो महिला में हो रही है। इस तरीके से महिला, स्त्री, भार्या, जो इसके पर्याय हैं। तो यहाँ पर जब हम महिला की जगह पर पत्नी कर देंगे
और फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। राम के साथ उसकी पत्नी आई, तो ये वाक्य जो है सही लगने लगा और जो अर्थ संबंधी भूल थी वो सुधर गई। तो इस तरीके से ये अर्थ संबंधी भूलें होती हैं और इनको इस तरीके से आप अपने ज्ञान के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ सुधार लेंगे। अब बात करते हैं जो अन्य भूल है। कुछ संज्ञा के विशिष्ट शब्द होते हैं, संज्ञा के विशिष्ट शब्द की भूल है। मान लीजिए शब्द है बनाना। बनाना का अर्थ यहाँ पर केला नहीं है, मैड, निर्माण करना, निर्माण, रचना आदि। तो इस तरीके से किसी वाक्य के अंतर्गत जब ये रूढ़ शब्द आ जाता है, जैसे साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त थे, तो ये सही है। अगर यहाँ पर आ जाए कि साकेत का निर्माण जो है मैथिली शरण गुप्त ने किया था, ये अशुद्ध है। तो इस तरीके से रामचरित मानस का निर्माण तुलसीदास जी ने किया। तो जब इस वाक्य को हमने पढ़ा और उसमें जब यहाँ पर जो पुस्तक रामचरितमानस है, इसका निर्माण जो है तुलसीदास जी ने किया, तो यहाँ निर्माण शब्द जो है वो अटपटा लग रहा है। इस तरीके से जो विशिष्ट शब्द बनाना, जिसका अर्थ निर्माण करना भी होता है, रचना करना भी, लेकिन जब यहाँ पर जब किसी पुस्तक के संदर्भ में जब ये बात कही जाएगी तो यहाँ निर्माण ना होकर उसकी रचना होगी। तो यहाँ पर निर्माण की जगह जब हम रचना शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगा और वाक्य में जो संज्ञा संबंधी भूल है, अशुद्धि है, वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके का प्रयोग कर देना ही जो वाक्य का सुधार हो जाता है और वाक्य की जो भूल है वो दूर हो जाती है, अशुद्धि दूर हो जाती है। इसी तरीके से आगरे के लाल किले की रचना अकबर ने की थी। अकबर ने की थी नहीं, कराई थी, कर लीजिए, या अकबर द्वारा कराई गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो लेखन का कार्य हो रहा है, रचना का, ये नहीं होता कि किसी भी भवन या मकान को निर्माण कराने के लिए आवश्यक सामग्री चाहिए, ईंट पत्थर। तो उस तरीके से जो भवन है या मकान है उसकी रचना ना होकर उसका निर्माण होता है। इसी तरीके से सड़क का भी निर्माण होता है, सड़क की रचना नहीं होती है। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर देना ही जो भूलें हैं उनको सुधारना हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस बात को भी समझा। अब कुछ संकर संबंधी भूलें हैं, संज्ञा की संकर संबंधी भूलें। तो संकर संबंधी भूलें हैं जब कोई भी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना होगा या तत्सम और तद्भव रूप में बना होगा तो वह संकर शब्द समझे जाएंगे। तो इस प्रकार की भूलें भी अभ्यर्थियों से हो जाती हैं और उनके सवाल जो है गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके की भूलें कौन कौन सी हैं?
माताहीन, पिताहीन, और चौड़ीकरण, रोशनी स्तंभ। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक जो पद है वो तद्भव है और दूसरा तत्सम है। इसी तरीके से ये भी पद तत्सम, ये तद्भव। इसी तरीके से ये जो चौड़ी है ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, कर्ण तत्सम हो गया। इसी तरीके से रोशनी और स्तंभ, यहाँ पर एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम। इन ऐसे जो शब्द हैं ऐसी भूलें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर, हस्तगत। तो ये दो पदों से मिलकर एक समस्त पद बनता है। समस्त पद बनता है। इस समस्त पद में चंद्र एक पद है और दूसरा शेखर, जो कि दोनों एक ही कोट के बने हैं, तत्सम ही है। इसी तरीके से यहाँ पर हस्त और ये गत, हाथ से गया हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों पद जो हैं हस्त धन गत, ये भी तत्सम रूप में ही दोनों पद मिल जाते हैं। तो ये जो है पूरा पद जो है समस्त पद बन जाता है। इसी तरीके से इनकी जो अशुद्धियां हैं, मात्रहीन है, ये जो माताहीन है उसको शुद्ध रूप में हम मात्रहीन देखेंगे। तो ये दोनों ही तत्सम रूप हो गए और ये जो संकर संबंधी भूल थी, अशुद्धि थी, वो दूर हो गई। इसी तरीके से पिता में यहाँ पर पितृ और हीन कर दिए, तो ये भी अशुद्धि दूर हो गई। इसी तरीके से ये चौड़ीकरण है, तो चौड़ीकरण ना होकर किसी चीज का, सड़क या मार्ग का विस्तारीकरण होता है। तो यहाँ पर विस्तारीकरण या प्रशस्तीकरण शब्द रखना ही उत्तम हो जाता है। तो इस तरीके से ये दूर हो जाती है। इसी तरीके से कहीं पर किसी पार्क वगैरह में जब रोशनी का प्रबंध किया जाता है तो खंभा खड़ा कर दिया जाता है, तो उस खंभे को स्तंभ कहते हैं, और जो रोशनी है उसको हम प्रकाश कहेंगे तत्सम रूप में लाने के लिए। तो प्रकाश स्तंभ, तो कहीं पर भी प्रकाश स्तंभ हो सकता है, मंडियों में, पार्कों में, सड़कों के किनारे, समुद्र के किनारे। तो इस तरीके से जब ये जो शब्द हमने लिए संकर शब्द हैं, संकर शब्दों को एक ही कोट का जब हमने बनाया तो इस तरीके से ये शब्द बनेंगे। इनका ज्ञान होना आप लोगों को आवश्यक है। अब इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर लिंग संबंधी भूलें हो जाती हैं। संज्ञा की जो लिंग संबंधी भूलें हैं, इनको समझ लेना बहुत आवश्यक है। संज्ञा की लिंग संबंधी भूलें। पिछली क्लास में हम पढ़े कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसी भी वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है वो कर्ता और कर्म के अनुसार ही निर्धारित होती है, ये भी पढ़े। अब हम जानते हैं जैसे जो संज्ञा है उसका कर्ता जैसे राम, खाता है, तो जो राम है वो एक वचन का कर्ता है, तो उसके साथ एक वचन की क्रिया आएगी।
क्रिया का भी एक वचन होगा, और राम जब पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। इस तरीके से जब जो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, सीता खाती है, तो यहाँ पर सीता है वो स्त्रीलिंग एक वचन, और खाती ये भी जो है स्त्रीलिंग एक वचन। अब यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे, जहाँ पर दो कर्ता या संज्ञा पद, जैसे राम और श्याम खाते हैं, क्योंकि एक वचन और बहुवचन, तो यहाँ पर राम और श्याम दोनों और शब्द से, राम और श्याम जो है और शब्द से जुड़े हैं, इसलिए जो है क्रिया है वो बहुवचन में जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा बहुवचन पुल्लिंग में गई। इसी तरीके से सीता और गीता खाती हैं, तो यहाँ पर जो सीता और गीता स्त्रीलिंग में है और ये बहुवचन में। इसी तरीके से जो क्रिया है यहाँ पर खाती हैं वो स्त्रीलिंग में और बहुवचन में गई। अब यहाँ पर जो समझने की बात है कि अगर एक जो करता है पुल्लिंग हो, राम और सीता, और एक स्त्रीलिंग में, यहाँ पर जो है एक कर्ता जो है सब्जेक्ट हमारा पुल्लिंग में है और दूसरा है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो क्रिया है पुल्लिंग में ही आएगी हमेशा, पुल्लिंग और बहुवचन में। तो राम और सीता पढ़ते हैं, इस तरीके का ये वाक्य बनेगा, ना कि राम और सीता पढ़ती हैं। जो है जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का करता है वो और शब्द से जुड़ा होता है, और उसके बाद जो क्रिया आती है वो बहुवचन में आती है और बहुवचन में पुल्लिंग में आती है। तो इस तरीके से इस बात को ही समझा हमने। अब बात करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही ट्रीट किए जाते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, गीदड़, भालू, भेड़िया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब कोई वाक्य प्रयोग करेंगे हम, तो उस वाक्य के अंतर्गत जैसे उल्लू पेड़ पर बैठा है, तो हमेशा क्रिया जो है वो पुल्लिंग में ही होगी। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना। ये जो शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, और ये जो है पुल्लिंग में। जब इनका हम प्रयोग करते हैं
ऐसे मान लीजिए कहीं उल्लू और कोयल, उल्लू और कोयल पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो उल्लू है और इधर कोयल है, ये उल्लू है पुल्लिंग में हुआ, कोयल है स्त्रीलिंग में है। तो इस तरीके से वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है वो पुल्लिंग में ही होगी और पुल्लिंग में बहुवचन में होगी। ये बात ऊपर भी पढ़े तो ये बात चाहे पदार्थ के संबंध में हो, चाहे पुरुष के संबंध में हो, चाहे किसी प्राणी के संबंध में हो, तो हरेक जो प्राणीवाचक और जातवाचक भाववाचक के अंतर्गत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही लिंग होते हैं, तो वो आते हैं, तो उसी हिसाब का प्रयोग हरेक वाक्य के अंतर्गत होगा। तो इस तरीके से अगर कहीं पर आ जाता है नर उल्लू और मादा उल्लू पेड़ पर बैठे हैं, तो इस तरीके से वाक्य का प्रयोग सही होगा। तो क्योंकि पुल्लिंग में ही ट्रीट किया जाएगा, दोनों, एक पुल्लिंग करता दूसरा स्त्रीलिंग करता, दोनों और से जुड़े हैं, इसलिए जो है क्रिया है वो बहुवचन पुल्लिंग में ही जाएगी। इसी तरीके से कुछ वाक्य ऐसे हैं, यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में देखा तो वहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर मोर नाच रहा है, तो क्रिया के माध्यम से ही यहाँ पर हमको पता चला कि जो मोर है वो एक ही है। इसी तरीके से इसको समझने के लिए अच्छे तरीके से मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है मोर एक वचन का है और पुल्लिंग में है, यहाँ पर भी मोर जो है एक वचन और पुल्लिंग में है, और दोनों एक वचन में ही होने के बाद जब हम इनका पता लगा रहे हैं क्रिया के माध्यम से, तो हमको पता चलता है यहाँ पर जो है वो मोर केवल एक ही है और यहाँ पर जो मोर है वो एक से अधिक है। इसी तरीके से शेर के संबंध में भी हो जाएगा, इसी तरीके से हाथी के संबंध में भी हो जाएगा, भालू के संबंध में भी हो जाएगा। तो ये जो है शब्द ऐसे हैं, इनको क्रिया के माध्यम से ही जान पाएंगे कि एक वचन के या बहुवचन के हैं। तो आज की क्लास में हम इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझें और इनको आप लोग आत्मसात कीजिएगा। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।